अब देखो। यस। अब तो है ऐसे। ओके सर, ठीक है। चलो सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा तो अब देखो, अब गोपाल आ रहा है। उसका नींद नहीं खुला अभी तक, देखो। आँख का वो जो, देखो, आँख का सारा वो जो निकलते निकलते आ रहा है। ये थोड़ा सा होल्ड करो, आज क्लास में मैजिक हुआ है। एक स्टूडेंट तोड़ दिया। मुझे इसी चीज का डर था आज सुबह से कि अगर एक एक करके रहेगा, बस मेरा आज एक्सरसाइज हो जाएगा। और ऐसा हालत है ना कि तुम अगर उसको अंदर से दो साइड से नहीं पकड़ोगे ना, तो वैसा करके खोल भी नहीं सकते। इतना जोर से मारा, अंदर नीचे का जो व्हील होता है वो टूट गया। कल शाम को हुआ है। अगर एसी का मैटर ना होता और बाहर का आवाज ना होता तो खोल के रख देता, अगर नॉर्मल दुकान होता। ठीक है सर। अच्छा, तो बेसिकली ये जीएसटी वाला क्लास है जो हम लोग नहीं ले पाए थे थर्सडे को। अच्छा, जीएसटी में हम लोग एक्चुअली बात कर रहे थे इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड ई वेब। ठीक है, एक ही क्लास हुआ था इसके ऊपर। मैं समझा देता हूँ एक बार, 5 मिनट, ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये लोग जीएसटी के बारे में थोड़ा सा भूल गए हो या सुन रहे हो फर्स्ट टाइम, तो सुन लो इतना सा। जीएसटी बेसिकली क्या है, बोल जल्दी बोल, व्हाट इज जीएसटी? सर, इट्स अ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स इन द सेंस, जैसे इनकम टैक्स भी एक टैक्स सिस्टम है और जीएसटी भी एक टैक्स सिस्टम है। कैसा टैक्स सिस्टम है जीएसटी? इसके थ्रू से गवर्नमेंट इनकम करता है। हमारे देश में जो सरकार भी इनकम करता है ना सर, वो टैक्स के थ्रू से ही करते हैं। और गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 70% टू 80% रेवेन्यू टैक्स से ही आता है। तो अगर हम लोग टैक्स नहीं देंगे सरकार को, तो सरकार नहीं चल पाएगा। और जब सरकार टैक्स रेट चेंज करता है या फिर इंक्रीज करता है, तो हम लोग ही सबसे पहले चिल्लाते हैं, आवाज उठाते हैं। और जब हमारे घर के सामने रास्ता नहीं बनता है या फिर रोड नहीं बनता, ब्रिज नहीं बनता, है ना, तो हम लोग फिर से चिल्लाएंगे कैसा सरकार है, काम नहीं। अपना ड्यूटी निभाने के टाइम पे हम लोग पीछे हटते हैं, और सरकार जब अपना ड्यूटी नहीं निभाते तब भी हम लोग चिल्लाते हैं। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम है कि कोई अपना ड्यूटी करना ही नहीं चाहता, और सब बस अपना अपना खेल खेलता है। ठीक है, हम तुमको टैक्स नहीं लगाएंगे ताकि तुमको बार्डन नहीं देंगे, तुम हमें वोट दे देना। और जब बाद में कुछ प्रॉब्लम होगा, लाइक जैसे अभी फ्लड सिचुएशन हुआ है बहुत जगह में, है ना, ऑल ओवर इंडिया हुआ है, बंगाल में भी हुआ है। ठीक है, अब ममता दीदी चिल्ला रहे हैं। ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल का फ्लड का सबसे बड़ा रीजन होता है झारखंड, क्योंकि झारखंड का पहाड़ी है, और झारखंड के पहाड़ी से जितना भी रिवर सिस्टम आया है सर, मैक्सिमम वो रिवर या तो उड़ीसा में गया है या तो बंगाल में आया है। जैसे कि वन ऑफ दी बिग रिवर है बंगाल का, दामोदर बोल के एक रिवर है। ठीक है, ये बेसिकली झारखंड से निकल के और मिदनापुर, सॉरी बर्धमान वगैरह होके इधर हमारे हावड़ा होके और बे ऑफ बंगाल में गया है, गंगा के साथ मिला है। तो दामोदर में बहुत बड़ा बाढ़ आता है। अब दामोदर के ऊपर झारखंड बॉर्डर के साइड में डीवीसी बोल के एक डिपार्टमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का मिला के, उसको बोलते हैं दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब जैसे ये पूरा फ्लड सिचुएशन का अप्रोक्स 60% कवर किया है डीवीसी का पानी छोड़ने के कारण। लोग लॉक गेट खोल दिया, पूरा बंगाल डूब गया। ठीक है, लोगों का घर वगैरह सब एकदम तहस नहस हो। बड़ा बड़ा 2 माला बिल्डिंग पूरा एकदम खत्म पानी में, अंदर खोखला कर दिया। बहुत जगह में बहुत भयंकर हालत है। अब ममता दीदी चिल्ला रहे हैं, बोले सर, हाँ हाँ 20, अरे सर पानी तुम थोड़ी ना रोक सकते हो। जैसे बांग्लादेश में फ्लड हुआ है, वो फरक्का बैरेज जो
उन लोगों के घर जाने के टाइम पे पड़ता है मुर्शिदाबाद में। फराक्का खोल देता है तो बांग्लादेश में पानी चला जाता है, और बांग्लादेश में फ्लड हुआ, बोलते हैं भारत ने हमको डुबा दिया। अरे भाई, पानी कोई रख नहीं सकता। वो तुम पॉलिटिकल बात कर सकते हो, और ममता दीदी बोल रहे हैं कि इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल को डुबा दिया। हाँ, डीबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन ऐसा नहीं है। डीबीसी 3 लोगों का है, उसमें झारखंड गवर्नमेंट भी है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी है, सबका 1/3 रेशियो है। लेकिन ममता दीदी पब्लिक को भड़काने के टाइम पे ओपनली बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें डुबा दिया। अब आम आदमी जो मूर्ख लोग हैं, उन लोग क्या समझा कि मोदी ने डुबा दिया बंगाल। लेकिन ममता दीदी खुद भी उसका एक शेयर होल्डर है डीबीसी का। अब अभी फ्लड ज्यादा हुआ तो ममता दीदी ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ये पानी का उनका कोई जरूरत नहीं है। अभी तो ज्यादा पानी का टाइम है, तो अभी पानी एक्स्ट्रा है, अभी पानी नहीं चाहिए। लेकिन जब गर्मी होगा, अभी तो कुछ देर 2 महीने बाद से तो बारिश खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट बारिश आते आते जून। अब ये जो पूरा 6 महीने का टाइम फ्रेम है, उसमें जब आपका पानी का जरूरत होगा, कौन देगा? यही डीबीसी देगा। तो क्या तब तुम पानी नहीं लोगे? तो फिर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, जरूरत पड़ने से टैक्स लगाओ, पैसा कमाओ सब पब्लिक से, हमारा कुछ थोड़ी ना है। लेकिन कुछ करो। लेकिन नहीं, जब प्रॉब्लम होगा बस एक दूसरे को दोष देते रहो। ये सब पॉलिटिक्स से पब्लिक कब बाहर आएगा पता नहीं, पब्लिक को सोचना चाहिए, है ना सर? लेकिन जो भी हो, ये जो पूरा इंटायर टैक्स सिस्टम है, ये देश के डेवलपमेंट के पीछे ही खर्चा होता है, इतना आप लोग जानो। इसमें जीएसटी एक बहुत बड़ी जगह है, और जीएसटी में ग्रोथ बहुत हाई है कॉम्पेयर टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में ग्रोथ उतना हाई नहीं है, जीएसटी में ग्रोथ बहुत हाई है। ऐसे इनकम टैक्स देश को ज्यादा मिलता है, और बहुत पुराना है इनकम टैक्स सिस्टम। जीएसटी सिस्टम इतना ओल्ड नहीं है। जीएसटी सिस्टम इससे पहले वैट सिस्टम था, फिर वैट सिस्टम चेंज होके जीएसटी सिस्टम आया है। लेकिन बहुत ही कम समय पीरियड में जीएसटी सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद से रेवेन्यू जनरेशन देश का रेवेन्यू जनरेशन इतना जोर का बढ़ा है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। ये जो डेवलपमेंट का चक्का देख रहे हो सर चारों तरफ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना? वर्ल्ड लेवल में जो इंडियन गवर्नमेंट का जो एक पावर, जहां जा रहा है मोदी को सब एकदम नहीं देखते आप लोग। हाँ, कोई भी समिट में इंडिया जाता है, मोदी जी को सबको एकदम गले लगते हैं। रशिया हमारा इतना अच्छा दोस्त है, लेकिन जेलेंस्की को देखो कितना अच्छे से प्यार से मोदी से मिलता है। वेरी इंटरेस्टिंग ना? मैं भी खुद सोचता हूँ, क्योंकि रशिया हमारा दोस्त है, हम एंटी रशिया बात नहीं करते और एंटी रशिया स्टांस भी नहीं लेते। रशिया के साथ यूक्रेन का लड़ाई है, तो अगर रशिया मेरा दोस्त है तो यूक्रेन मेरा कौन हुआ? दुश्मन हुआ। लेकिन उसी यूक्रेन में हम जा रहे हैं, और उसी यूक्रेन का पीएम मोदी को पाने के लिए पागल है, और आते ही एकदम गले लगाया। नॉर्मली क्या होता है, बेसिक रिलेशनशिप में जोर से जोर एक हैंडशेक हो सकता है, या फिर इंडियन सिस्टम में एक नमस्ते हो सकता है। लेकिन ये लोग गले लग रहा है, कुछ तो बात है। अच्छा, ये डेवलपमेंट के साथ मैं मोदी जी को क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि जितना डेवलपमेंट होगा, इंडिया का पावर दुनिया को दिखेगा। और जब बाकी दुनिया इंडिया को एक पावरफुल नेशन की तरह देखेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा दुनिया में जो सम्मान है वो बढ़ता जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी बेहतर होता जाएगा। इसलिए टैक्स सिस्टम इज बहुत राइट, ये जड़ से आपको क्या करता है, रूट लेवल से आपको मजबूत करता है। बात समझे सर? लेकिन सर पब्लिक का पॉकेट में तो प्रॉब्लम होता है ना। हाँ सर, कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। सिर्फ आपका नहीं होता, मेरा भी होता है, सबका होता है। कोई भी चीज खरीदने जाओ 5 का चीज पे टैक्स देते देते 25 का हो जाता है ना? दैट्स ट्रू। वो तो नेगेटिव साइड है, लेकिन हम लोग नेगेटिव साइड में बात नहीं करें, ठीक है सर? ओनली पॉजिटिव, हाँ ओनली पॉजिटिव। तो हम लोग फिलहाल क्लास में ये टॉपिक क्लास में स्टार्ट किया था, उस पे मैंने आपको वैराइटीज ऑफ पॉइंट्स इसमें कवर किया था। जैसे जीएसटी के ऊपर एक पॉइंट है सर, ये चैप्टर से मैंने लिया था, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, जिसमें मैंने आपको दिखाया था इनवॉइस कैसे होते हैं। दिखाया था कि नहीं दिखाया था? इनवॉइस में क्या क्या आइटम्स होते हैं? इनवॉइस माने वही सर, जब आप कोई चीज परचेस करते हो आपको बिल नहीं मिलता है, तो जब वो बिल जीएसटी एनाबल्ड होता है, जीएसटी एनाबल माने जब उस बिल के अंदर तो सीजीएसटी एसजीएसटी देखते हो, आईजीएसटी देखते हो, उसे उसे सिर्फ बिल नहीं बोलते हैं, उसे इनवॉइस बोलते हैं।
ठीक है। और नॉर्मल बिल और इनवॉइस में फर्क होता है। नॉर्मल बिल में जीएसटी नहीं होता, उसे हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बिल ऑफ सप्लाई। और जिसमें जीएसटी होगा उसको क्या बोलेंगे? इनवॉइस। ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस प्रैक्टिस टाइम आते हैं। फिर मैंने आप लोगों को इनवॉइस के बारे में जब बताया था, बेसिकली इनवॉइस के अंदर बहुत सारा आइटम्स होता है। मैं ये डिस्कस किया था कि एक इनवॉइस देखने में कैसे होते हैं। ठीक है, दिखा देता हूँ, ये देखो, ये एक टैक्स इनवॉइस था, दिख रहा है ना आप लोगों को? इसमें मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को ये सब बेसिक बात तो बोला था कि कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है। ठीक है, शिपिंग एड्रेस क्या होता है, बिलिंग एड्रेस क्या होता है, कस्टमर नाम क्या होता है, एक ही टॉपिक इसके ऊपर मैंने बोला था। सीजीएसटी, एसजीएसटी, अगर सेम स्टेट के अंदर बिजनेस हो तो, सेम स्टेट के अंदर बिजनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं सर? इंट्रा स्टेट। तो बिल में क्या दिखेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी। अगर मान लो, जैसे कैसे पता चला ये सेम स्टेट है, ये देखो बिलिंग और शिपिंग एड्रेस देखो। बिलिंग एड्रेस है कर्नाटका, शिपिंग एड्रेस भी कर्नाटका। तो कर्नाटका सेम स्टेट का ही अंदर हो रहा है, बंगाल से बंगाल के अंदर ही चल रहा है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी होगा। लेकिन अगर स्टेट बदल जाएगा तो यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह क्या आएगा? उसको कौन सा स्टेट बोलते हैं? इंटर स्टेट। ठीक है, इंटर स्टेट माने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब प्रोडक्ट ट्रांसफर होता है तो उस टाइम पे ये दोनों जीएसटी को हटा के एक ही जीएसटी लगाया जाता है, और जिसे हम लोग आईजीएसटी कहते हैं। और मानो अगर 18% का जीएसटी रेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी के केस में क्या होता है? 9 करके ट्रांसफर हो जाता है ना? ये सब आप लोग प्रैक्टिकली देखते हो, इसलिए मुझे नहीं लगता ये सब बात पढ़ाना जरूरी है, ये तो आप लोग जानते हो, है ना? एक्चुअली दुनिया में हर ज्ञान ना पहले से ही है, कोई भी चीज नया नहीं है, हमें बस उसे डिस्कवर करना होता है। दैट इज हार्डकोर ट्रूथ। एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे ना, आप इस बात को मान लो, आप तर्क नहीं दोगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप मुझे एक चीज बताओ सुजीत, टेल मी, कि ये आइजैक न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बोला था दुनिया को, तो क्या, जब आइजैक न्यूटन से बोलने से पहले क्या वर्ल्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था? क्या उससे पहले एप्पल ऊपर जाता था? एप्पल नीचे ही आता था ना। वरना न्यूटन अगर एप्पल के पेड़ के नीचे नहीं बैठता और एप्पल उसके सर पे ना गिरता, मैं तो सोचता हूँ कि एप्पल की जगह अगर कोकोनट गिरता या तेल गिरता, तेल को क्या बोलते हैं, वुडन एप्पल, वो गिरता, तो न्यूटन क्या बोलता? वो शायद ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ के वो बोलता मैं ही जा रहा हूँ ऊपर। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, ये हर चीज दुनिया में पहले से है, हमें बस उस चीज को डिस्कवर करना पड़ता है। हम कोई भी चीज बनाते नहीं है सर। सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि क्या टैक्स सिस्टम पहले से था? हाँ सर, टैक्स सिस्टम पहले से तो था, ऑलवेज था। जब से सोसाइटी है तब से टैक्स, जब से समाज व्यवस्था है। इंसान जब जंगल में था, जंगल में कोई टैक्स नहीं होता, है ना? हो भी सकता है कोई कबीले के अंदर क्या है, आई डोंट नो। ठीक है, लाइक एनिमल किंगडम में क्या होता है वो अलग बात है। लेकिन जब ह्यूमन जंगल के अंदर एनिमल्स के साथ रहता था उसका मेरे को नॉलेज नहीं है, बट जब से ये सोसाइटी डेवलप किया है, एक किंग चूज किया है, जैसे अभी भी अफ्रीका में कुछ ऐसे ऐसे जनजाति है जो जंगल में रहते हैं पर सोसाइटी बनाए हैं। जैसे कि मसाई मारा बोल के एक जगह है सर, आई थिंक केनिया में या कहीं पर है, मसाई मारा। ठीक है, कभी अगर एडवेंचर लवर हो तो जा सकते हो, बट एक थ्रेट है सर, वो लोग मारता नहीं है किसी को। हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं करता है, उनका कुछ रिचुअल्स है। अगर आप मसाई किंग से मिलना चाहते हो, ऑब्वियसली अगर आप सोसाइटी में जाओगे तो मसाई किंग से तो मिलना चाहोगे ना, कि देखना है मुझे कैसे होते हैं पुराने लोग, ठीक है, जो एनिमल्स के जैसा, यानी जंगल्स के कल्चर में रहते हैं। तो उनका एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मसाई किंग को वेलकम करना है, मतलब वो जब आपको वेलकम करेगा तो तुम्हें उसके किंग को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो उनका मैंने सुना है कि उनका रेस्पेक्ट देने का मतलब है कि वो एक कटोरा में थूकेगा, ठीक है, उस कटोरा को आपको पीना पड़ेगा। अब आप देख लो कि आप मसाई किंग से मिलना चाहोगे कि नहीं चाहोगे। ऐसा मैंने सुना है, एक्सपीरियंस तो नहीं किया,
बट दिस काइंड ऑफ थिंग्स होते हैं सर, ठीक है। छोड़ो। तो कहने का मतलब है ये जो टैक्स सिस्टम वगैरह जनरेट हुआ है प्राचीन काल से ही है, क्योंकि कुछ प्राचीन काल से है, उसका कुछ प्राचीन कॉन्सेप्ट आज भी तुमको अफ्रीका में या कुछ जगह में देखने को मिलेगा। इवन इंडिया में भी अगर तुम अंडमान निकोबार साइड में जाओगे वहां पर भी काफी सारे जनजाति लोग आज भी पुराने स्टाइल में रहते हैं, एकदम प्योर जंगल में। हाँ, अंडमान में जाओगे तो उसको बोलते हैं जारवा बोलते हैं। कभी अगर अंडमान जाओगे ना तो जरूर देख के आना। जारवा। हाँ, इवॉल्व नहीं होना चाहिए, उनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन में है, बट उनके साथ भी बहुत खराब होता है, दे आर हाईली। वो निकोबार में मारता है सर, अंडमान में नहीं मारता। निकोबार में एक एक जनजाति है जो एक्चुअली ह्यूमन कनेक्शंस में आज तक नहीं आया है। कोई भी उनके टेरिटरी में पैर रखता है, वो पैर रखने से पहले ही उसका जान खतरा है। एक फॉरेनर ने ट्राई किया था, बोला गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि मत जाओ निकोबार का वो पर्टिकुलर आइलैंड जहां पर ऐसे जनजाति है, वो किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करता। वो अब उनके टेरिटरी में आओगे तो मारेगा ही मारेगा, कुछ नहीं दिखेगा। वो सिर्फ निकोबार में एक छोटा सा आइलैंड है, वहां पर कुछ 100 150 लोग रहते हैं। प्रॉपर काउंटिंग, हाँ ज्यादा नहीं सर, ठीक है। इंडिजिनस है ये सब, धीरे धीरे खत्म हो रहा है सर, और हम ही लोग खत्म कर रहे हैं। रहने दो ना, जितना भी है जारवा अंडमान में है देखने को मिलता है, थोड़ा रहने दो। लेकिन कहाँ रहने देते हैं हम लोग इनको आजकल, ताकि ये लोग सरवाइव कर सके, क्योंकि इनका सबसे बड़ा थ्रेट ना इंसान से भी ज्यादा है। ये जो डिफरेंट टाइम में वेदर में डिफरेंट चेंजेस हो जाता है और उनको ये लोग कभी कभी अडेप्ट नहीं कर पाता, थोड़ा थ्रेट है। चलो छोड़ो, सब अलग चर्चा है। हम लोग जीएसटी में फोकस करते हैं, हो जाते हैं ना इस सब चीजों में, अलग ही लेवल का चिंता हो जाता है कि हाँ जीएसटी, गोली मारो जीएसटी। मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि जब ये सब चीजें आ जाते हैं सामने, क्या पड़ेगा जीएसटी, चल जंगल में घूम के आते हैं। चलो, माता करा। अच्छा, तो मैं लास्ट दिन आप लोगों को ये एचएसएन देख रहे हो, इसके बारे में बात हुआ था ना। हाँ, क्या फुल फॉर्म है इसका? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। एचएसएन एक कोड होता है, प्रोडक्ट के ऊपर दिया जाता है कि इंटरनेशनली करीब 5 से 5 हजार से भी ऊपर गुड्स है सर, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो अब इंडिया से कोई प्रोडक्ट मानो अफ्रीका भेज रहे हो, अब तुम इंडिया में उस प्रोडक्ट को, सब से फॉर एग्जांपल हम इंडिया में किसी चीज को एक नाम से बोलते हैं, से फॉर एग्जांपल हम अपने कुछ फ्रूट से फॉर एग्जांपल हम एप्पल भेज रहे हैं। अब हम लोग, या मैंगो को हम लोग क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं या मैंगो बोलते हैं इंग्लिश में। अब अफ्रीकन लोग उसको कुछ और नाम पे बोल सकता है ना। तो दुनिया का हर जगह का भाषा थोड़ी ना सेम है। जैसे जापान में एक मैंगो होता है, अब जापानी मैंगो तो इंग्लिश लैंग्वेज है। जापान में एक मैंगो होता है, उसका एक आम का दाम है सर 1.5 लाख, 1,50,000। वो पिंक कलर का होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसका नाम है मियाजाकी। ठीक है, मियाजाकी एक वेरिएंट है मैंगो का, वो जापान में पाया जाता है। एक मैंगो 1.5 लाख का, समझे। अब वो लोग शायद मैंगो को मियाजाकी बोलता होगा। अब ऐसा करने से तो हर कोई अपने अपने चीजों को अपना अपना नाम से बोलता होगा, तो फिर एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। तो एचएसएन कोड उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, और ये इनवॉइस में मेंशन करना पड़ता है। स्पेशली एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में तो करना ही पड़ता है, मैंडेटरी है। 6 डिजिट 8 डिजिट तक का कॉन्सेप्ट रहता है। इंडिया के अंदर अगर आप लोकल में कर रहे हो इसमें कोई मैंडेटरीनेस नहीं है, बट हाँ अगर स्टेट चेंज कर रहे हो तो एटलीस्ट 4 5 कोड का 4 5 ये यूज डिजिट यूज कर सकते हैं। सर्विस के केस में उसको हम लोग एसएससी बोलते हैं, है ना सर। क्या फुल फॉर्म है एसएससी का, बोलो। गुड्स होगा तो एजेसन कोड होगा, और अगर सर्विस डिफरेंट काइंड ऑफ होगा तो उसको एसएससी कोड बोलते हैं। क्या फुल फॉर्म होता है एसएससी का, बोलो सर। एजेसन का शेयर कर दिया था आप लोगों को, एजेसन का नोट सब शेयर कर चुके थे, ये पूरा समझा दिया था लास्ट। एचएसएन था और एसएससी था। ये एचएसएन कोड ऐसे देखने में होता है, और सर्विस का होता है सर सर्विस अकाउंटिंग कोड। क्या होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। इससे डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो क्लास क्लास करने से ही ना आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सर आज क्या पढ़ाओगे, चलो आज पे बात करते हैं।
तो यही लास्ट दिन हुआ था, इनवॉइस रिलेटेड बात हुआ था, डेबिट क्रेडिट नोट के बारे में मैंने बात किया था। आज थोड़ा सा डिटेल्स में और चलेंगे सर। चलो दो चार बेसिक बातें कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, अब इनवॉइस क्या है, इनवॉइस के अंदर क्या रहता है, इसके बारे में चर्चा हो गया था। यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी नॉर्मल इंसान को इसका एक होना चाहिए कि सर बाई व्हेन शुड यू इशू इनवॉइस, मैंने कब आपको इनवॉइस इशू करना चाहिए। बट वेरी बेसिक क्वेश्चन, कि जब एक बंदा बिजनेस कर रहा है तो प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है। अब मानो नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैं सप्लायर हूँ और कोई मेरा प्रोडक्ट मेरे से खरीद रहा है, तो इनवॉइस कौन किसको इशू करेगा, सप्लायर करेगा कि रिसिपेंट करेगा? अरे एक आगे इनवॉइस इशू করবে যে কিনছে না যে বিক্রি করছে, যে বিক্রি করছে, थैंक यू। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सप्लायर। और जो रिसीव करते हैं उसको क्या बोलते हैं, রিসিপিয়েন্ট। ঠিক আছে, এসে ইংরেজি ওয়ার্ডগুলোর সাথে একটু অ্যাডাপ্ট করতে হবে, আমি বুঝতে যদি সব বুঝতে পারিস, একটু ইংলিশটার সাথে অ্যাডাপ্টেবিলিটি বাড়াতে হবে, ডোন্ট ওয়ারি স্যার, অভ্যেস হতে হতে হয়ে যাবে। अच्छा, GST Act has defined time limit to issue GST tax invoice, revised GST bill, debit note and credit note. Following are the due dates for invoicing. Normally ये कल्चर फॉलो होता है सर, गुड्स के केस पे, नॉर्मल केस पे, ऑन और बिफोर डेट और रिमूवल और डिलीवरी, ऑन और बिफोर डेट और रिमूवल और डिलीवरी। दैट मीन्स ऑन और बिफोर डेट ऑफ रिमूवल, रिमूवल माने कहाँ से क्या रिमूव होगा, जब गोडाउन से सामान निकलेगा। वेरी गुड पता है। सपोज मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, क्या मैन्युफैक्चर करता हूँ, मानो कि मैं मोबाइल मैन्युफैक्चर करता हूँ। सर आप तो बहुत रीच हो गए फिर। ठीक है, हाँ सर, नेक्स्ट ईयर मेरा मोबाइल आएगा, बिग बिलियन डे सेल चल रहा है ना। है, मेरे को मोबाइल लेना है, तो कब से बोल रहे हैं, चालू हो गया, कब तक चलेगा, खत्म हो गया टाइम, कब तक चलेगा, डिस्काउंट मिल रहा है, मिल रहा है। अरे इसका हवा हवा टाइट हो गया है, एक बार क्लिक करने से, चार बार क्लिक करने से काम करता है। ठीक है, अच्छा चलो छोड़ो मानो मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरर हूँ, अब मैं मोबाइल को मैन्युफैक्चर करके इसको बेचना चाह रहा हूँ। ठीक है, B2B करना चाहता हूँ। B2B माने मैं एक मैन्युफैक्चरर, मैं सप्लायर को दूंगा, मैंने होलसेलर को दूंगा। अब जब मैं इसको मैन्युफैक्चर करके होलसेलर के घर तक पहुंचाऊंगा, जैसे ही ये मेरे गोडाउन से निकलेगा, जब से ये मेरे गोडाउन से निकलेगा तभी मेरे को इनवॉइस नॉर्मली इशू कर देना चाहिए। दैट्स अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर। ये इसका, ये तो कॉमन सेंस में ही आ जाता है ना। मैं सामान भेज रहा हूँ मेरे को, अच्छा इनवॉइस इशू इसीलिए करते हैं ना, मेन पर्पस क्या है, इनवॉइस इशू करते ही ड्यू होता है। सामान इतना है, इनवॉइस में होता क्या है कि कितना प्रोडक्ट, कितना क्वांटिटी का, कितना वैल्यू का एक बंदे ने दूसरे बंदे को बेचा है, और वो बोल रहे कि भाई मैं तुमको इतना प्रोडक्ट, इतने क्वांटिटी का, इतना वैल्यूएशन का बेचा है, तुम मेरे को पेमेंट करो इसका। और इसको पेमेंट करने के टाइम पे सरकार भी इससे अपना कुछ हिस्सा रखना चाहता है, जीएसटी के नाम पे, वो भी पेमेंट कर दो। ठीक है, तो सप्लायर क्या करता है, उसका प्रोडक्ट का पैसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को 5 लाख का मोबाइल बेचा, कितने का, 5 लाख। अब 5 लाख के मोबाइल फोन में से फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने मेरे पे 18% जीएसटी लगाया। ठीक है, अब 5 लाख का मोबाइल, जब मैं कौन हूँ, सप्लायर। ठीक है, अब जब मैं एज ए सप्लायर 5 लाख का मोबाइल किसी होलसेलर को शेयर सेल किया, तो 5 लाख पे 18% कितना होता है, 90,000, है ना। अब ये 90,000 रुपीज मैं क्या करूंगा, मैं अपने होलसेलर से कलेक्ट करूंगा। मेरा होलसेलर मेरे को 5 लाख तो पेमेंट करेगा ही, उसके साथ और 90,000 एक्स्ट्रा पे करेगा इन द नेम ऑफ जीएसटी। ये किसका है, ये मोदी का भी है, ममता का भी है, सबका है, माने स्टेट का भी है, सेंट्रल का भी। मोदी ममता इसलिए को, विद ड्यू रेस्पेक्ट, ममता दीदी, मोदी जी, ऑनरेबल। ठीक है, कोई बोलेगा क्या मोदी ममता तुम्हारा दोस्त लगता है, अरे नहीं, दोस्त क्यों लगेगा। अच्छा, 5 लाख का 18%, 90,000। ठीक है, तो 90,000 एज ए सप्लायर मैं क्या करूंगा, कलेक्ट करूंगा, और इसको मोदी जी को या ममता दीदी को पे करूंगा। ठीक है, इसीलिए तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी का हिस्सा मोदी को जाएगा, एसजीएसटी का हिस्सा दीदी को जाएगा। ठीक है, और जब आईजीएसटी लूंगा मैं, मानो स्टेट चेंज करके, तो सारा का सारा मोदी को दूंगा, और बाद में मोदी दीदी को, या जो भी स्टेट है
उसका हिस्सेदारी अपना ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं रेमिटेंस। क्या बोलते हैं उसको? रेमिटेंस। ठीक है, ऐसे काम होता है। ये है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मैंने समझ रहे हो ना, कैसे ये जीएसटी हम लोग जो पे करते हैं ये कैसे गवर्नमेंट के पास पहुंचते हैं, और फिर बाकी जो उन्नयन माने डेवलपमेंट हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है? कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अच्छा, गुड्स अगर कंटिन्यूअस सप्लाई हो, कंटिन्यूअस सप्लाई माने ऐसा नहीं कि एक बार हो गया खत्म, कॉन्ट्रेक्चुअल है, बार बार कंटिन्यूअसली। जैसे लास्ट दिन भी शायद बोला था कि किसी को, हाँ, एलपीजी, पेट्रोल डीजल एलपीजी सिलेंडर सप्लाई करना है ना, एक मंथ खत्म होता है तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट मंथ का भी कंटिन्यूअसली होता है, तो उसका एक ड्यू डेट होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी है ना, कंटिन्यूअस सप्लाई है ना। ये ऐसे थोड़ी है कि इसी महीने का इलेक्ट्रिसिटी लिया और फिर, हाँ सर बोलो। हाँ ऑब्वियसली सर, हाँ उसमें भी इंस्टेंटली करना है, रिमूवल से पहले या फिर डिलीवरी से पहले। लेकिन कंटिन्यूअस के केस में क्या है ना, ड्यू डेट होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल एक अच्छा एग्जांपल है। तो वो अलग बात कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में नॉर्मली जीएसटी का कॉन्सेप्ट नहीं रखते हैं, लेकिन एलपीजी सिलेंडर हो या इस तरह का कुछ भी चीज है, इसमें एक चीज देखना कि जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट साइकिल या सर्विस साइकिल चलता है, तो सर्विस साइकिल जैसे ही खत्म होगा फिर आपको क्या बोलेगा कि अब नेक्स्ट साइकिल के लिए पेमेंट करो, और ड्यू डेट के अंदर पेमेंट करने से फिर नेक्स्ट का तुमको मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं लोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना आप ही का, तो ये तो ऑटोमेटिकली हम बॉन्डेज में आ जाते हैं कि हमें तो करना ही है। तो उसके केस में ड्यू डेट एक इंपॉर्टेंट मैटर है, इसके केस में देखो ड्यू डेट वाला मैटर नहीं। इसके केस में होता है ऑनर बिफोर डेट ऑफ इशू ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट और पेमेंट। स्टेटमेंट इशू करेगा कि भाई आपका लास्ट मंथ का ये हिसाब है, क्लियर करो, और उसी टाइम पे जीएसटी भी कलेक्ट करो। तो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। सिमिलरली सर्विस के केस में नॉर्मली 30 डेज ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस हुआ है उसके 30 दिन के अंदर। बैंक एंड एनबीएफसी के केस में यही चीज 45 दिन का भी हो सकता है। बैंक एंड एनबीएफसी माने बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस। कौन सा कंपनी सर? इंश्योरेंस कंपनी का। ठीक है, 45 दिन का हिसाब किताब इनको करना। तो ये बेसिकली इनवॉइस इशू करने का एक बेसिक क्राइटेरिया। अच्छा, पर्सनलाइज का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है कि मैंने, आप अपने इनवॉइस को कैसे सजाओगे, थीम, थीम समझते हो, देखने में कैसा होगा, है ना, वो आप सजाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लोगो वगैरह डाल के एकदम अपना। कितना तरह का इनवॉइस होता है इसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा लास्ट दिन बोला था। बिल ऑफ सप्लाई देखो यहाँ पर बोला है, बिल ऑफ सप्लाई इज सिमिलर टू जीएसटी इनवॉइस एक्सेप्ट फॉर दैट बिल ऑफ सप्लाई डज नॉट कंटेन एनी टैक्स अमाउंट एज द सेलर कैन नॉट चार्ज जीएसटी टू दी। माने जो सप्लायर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता वो कभी भी इनवॉइस बोल के उसमें जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। जैसे सिंपल एग्जांपल दो, नॉर्मली ये जो कोचिंग सर्विस है ये जीएसटी, इसमें जीएसटी लगता है। आपका जो स्कूल का पढ़ाई है, कॉलेज का पढ़ाई है, उसमें जीएसटी नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो है ना सर, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कैटेगरी में नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत सारे लोग अपने कोचिंग को ऐसे करके लिख के रखता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, बट बेसिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट ये वर्ड नहीं लिख सकता। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये वर्ड लिखने से एक बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाता है, बड़ा बड़ा करके अपने दुकान के सामने लगा देता है, लोगो लगा के, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट। बंदे को लगता है कि भाई इंस्टीट्यूशन है, एक्चुअली इंस्टीट्यूशन तो सिर्फ सरकारी रिकॉग्नाइज जो स्कूल कॉलेज होते हैं वही हो सकता है, प्राइवेट कॉलेज भी हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज हो सरकारी रिकॉग्निशन के साथ प्राइवेट कॉलेज, उसका खर्चा ज्यादा है, लेकिन वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में आता है। प्राइवेट कोचिंग कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में नहीं आता है, ये फुल्ली एक प्राइवेट सिस्टम है। इसके लिए कोई प्रॉपर रूल नहीं है। जहां जहां प्राइवेट कोचिंग सिस्टम डेवलप हुआ है वहां वहां स्टेट गवर्नमेंट अपना रूल बनाया है प्राइवेट कोचिंग को कंट्रोल करने के लिए। जैसे महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, सॉरी गुजरात में नहीं, गुजरात में लोग पढ़ता कहाँ है, ये लोग सिर्फ बिजनेस करते हैं, पढ़ाई कहाँ ज्यादा होता है। ऐसे गुजराती लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, ऐसे नहीं है। महाराष्ट्र में कोचिंग का थोड़ा सा, पूना में एक्चुअली बहुत ज्यादा कोचिंग से ये चलता है, पटना में, अपना बिहार में है, और राजस्थान में कोटा में है। वहाँ पर कोचिंग के ऊपर बहुत
बड़ा बड़ा बिजनेस चलता है, इसलिए वहां पर गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस बना के कोचिंग के ऊपर लॉ बना दिया है। हमारे बंगाल में भी कोचिंग चलता है, बट एज सच कोई लॉ तो मैं आज तक सुना नहीं। मैंने ऐसे लॉ बनाने का जरूरत अभी तक नहीं पड़ा। बंगाल का एक चीज है, बेसिक लेवल कोचिंग ना, मैंने हर बात के लिए तुमको एक जगह में जाना पड़ेगा। ये कॉमर्शियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ना, कंपेयर टू बिहार या राजस्थान से कम ही है। और बंगाल से लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, ऐसा नहीं है। साउथ इंडिया ऑब्वियसली लिस्ट में मैंने अच्छा पोजिशन पे आएगा, बट अगर ऑल ओवर इंडिया में तुम देखोगे, डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, एज वेल एज साइंटिस्ट का, इस तरह का जो लोगों का संख्या है, ये बंगाल ऐसे ही प्रोड्यूस करता है। पहले से खराब हुआ है बंगाल का डेवलपमेंट, वो मैं मानता हूँ, लेकिन अभी भी वो जो कॉन्सेप्ट है वो अभी भी बना हुआ है। और इसके लिए बहुत बड़ा बड़ा कोचिंग होना पड़ेगा। ऐसा कल्चर अभी तक बंगाल में रेडी नहीं। देयर इज अ कोचिंग कॉन्सेप्ट, बट नॉट लाइक कोटा, नॉट लाइक पटना, ऐसा नहीं। जो भी हो, अब जैसा सिचुएशन, इसका मतलब और कुछ नहीं है। स्कूल में अगर थोड़ा सा भी पढ़ाई हो, ठीक है, तो फिर इस तरह से कोचिंग का माथा खराब नहीं होता। प्रोफेशनल लेवल का बात अलग है। ये जो लेवल का कोचिंग है ना, ये होगा, ये रहेगा, इसको कोई बंद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जब आप प्रोफेशनल लेवल में पहुंच जाते हो ना, उसके उस टाइम पे ना आप ना कोई सिलेबस ओरिएंटेड या फिर एक पर्टिकुलर टिपिकल टिपिकल सिस्टम के अंदर आप नहीं हो। आपका एरिया इतना डाइवर्स हो चुका है, आपका यूनिवर्स इतना बड़ा हो चुका है, वहां पर एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करने से नहीं होगा। अब उस टाइम पे अपने अपने स्टाइल वाले टीचर अपने अपने हिसाब से पढ़ाता है, स्टूडेंट भी उसमें सीखते हैं और परफॉर्मेंस देते हैं। इसलिए यूपीएससी का कोचिंग कोई बंद करके दिखा दो, सरकार यूपीएससी का स्कूल खोलेगा, कॉलेज खोलेगा, नहीं चलेगा। सीएस सीएमएस सीएस का अगर मानो इंस्टीट्यूशन में भी तो आजकल क्लास दे रहा, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ के आप तो उस दिन मेरे क्लास में सो गए थे, तो इंस्टीट्यूट के क्लास में तो आपको मैंने कोई उठा ही नहीं सकता। हाँ? उठा। गोपाल को पूछ, गोपाल कभी कभी करता है। खराब नहीं पढ़ाते हैं सर, लेकिन वो लोग अपने एक सिस्टमेटिक वे में आते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को उतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देता, ठीक है, इतना एक्सप्लेनेशन नहीं करते, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ा के और चला जाता है। किसको समझ में आया? प्योर इंग्लिश में बोलता है, हाँ बोलता है, हिंदी बोल रहा है, ठीक है। प्योर इंग्लिश में होगा तो फिर इंसान अपने भाषा में नहीं समझेगा, तो फिर कैसे होगा? ठीक है। और बोलने का तरीका भी ना इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं होता है कि जो बहुत इजी वे में बोल रहा है, ऐसा भी नहीं है। वो तो इंग्लिश में तो किताब में भी लिखा है, पढ़ लो, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है सर, लेकिन ठीक है, इंस्टीट्यूट अपना एक तौर तरीका है, यूट्यूब में दिखेगा तुमको, मिल जाता है, कुछ क्लासेस है। ठीक है, चलता है सर। लेकिन ये जो फ्री स्टाइल सिस्टम नहीं है, तो इसलिए प्रोफेशनल लेवल का कोचिंग बंद नहीं हो सकता। लेकिन बिहार में, राजस्थान में तो स्कूल लेवल में भी कोचिंग चालू हो जाता है, क्लास 8 से, 9 से, 10 से। वो सिस्टम हमारे यहाँ पर तो अगल बगल के ऐसे पाड़ा का दादा दीदी लोग ही पढ़ा देता है, उसके लिए वो अलग लेवल है, चलो अलग बात। और यही चक्कर है, फिर इतना सुसाइड, ये साइड वो साइड, माथा खराब। जयपुर में राजस्थान गवर्नमेंट ने एक कोचिंग के लिए एक हब बना के रखा है, जिसमें एक एक कोचिंग का दाम है, मैंने कोचिंग खरीद सकते हो, ठीक है, बिल्डिंग, उसका दाम रखा है 2.5 करोड़ का। तो ये खोला था 2015 में, 2015 से 24 हो गया, वहां पर कम से कम 50 कोचिंग खोलने का एरिया है, बहुत बड़ा। मैंने कम से कम 5 एकड़ जमीन में बना है, ह्यूज। मैंने एक छोटा मोटा टाउनशिप है, उसमें 50 कोचिंग इंस्टीट्यूट वहां पर जाके खोल सकता है, इतना कैपेसिटी है। अभी तक सिर्फ 4 लोगों ने अप्लाई किया। কি হলো, যাবি কোথায় যাবি? দুটো ওইটাকে ধরে কর। হ্যাঁ, ধরে ওপর দিকে তোল একটু, ওপর দিকে তোল একটু। হ্যাঁ, কর কর, আরেকটু কর। হবে না, হবে না। क्या हालत है, चलो देखो। अच्छा,
तो बिल ऑफ सप्लाई समझ में आया? जैसे मेरा कोचिंग जीएसटी एनेबल्ड नहीं है, ठीक है, तो मेरा जो बिल रहेगा ये क्या रहेगा? बिल ऑफ सप्लाई। क्लियर है बात? तो यहाँ पर एक चीज बोला है, अच्छा, यहाँ पर और एक बात यहाँ पर शॉर्ट में बोला था, बिल ऑफ सप्लाई इशूड इन केस वेयर टैक्स कैन नॉट बी चार्ज, जैसे कि रजिस्टर्ड पर्सन इज सेलिंग एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विस। एग्जेम्प्टेड माने जो टैक्स के अंदर आता ही नहीं, मैंने जिस प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट ने जीएसटी मना करके रखा है। सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं, अब पेट्रोल तो बहुत बड़ा बात कर दिया तूने, अच्छा ही बोला ऐसे, पेट्रोल जीएसटी के अंदर नहीं आता, ठीक है, तो पेट्रोल, हाँ अरे बाबा तो बड़ा बड़ा बात कर रहा है, ठीक है, दारू में जीएसटी नहीं लगता, ठीक है सर, तो फिर सर उसमें स्टेट गवर्नमेंट का वैट लगता है, उसमें सरकार का इनकम ज्यादा है। नॉर्मल जीएसटी रेट तो मैक्सिमम 28 तक जाता है, वो भी लग्जरी गुड्स। अल्कोहल तो कोई लग्जरी गुड्स नहीं है, एक्चुअली सीन गुड्स है। कैसा गुड्स है? सीन गुड्स। सीन माने पाप, पाप का टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक्चुअली जानबूझ के ये पेट्रोल पे और अल्कोहल पे तो स्पेसिफिकली, पेट्रोल पे तो काफी कोशिश चल रहा है कि जीएसटी के अंदर लाया जाए, बट अल्कोहल को जीएसटी के अंदर लाया जाए इसके बारे में कोई बात नहीं करता, ना तो सेंट्रल ना तो स्टेट। ये ऐसा ही रहेगा, उसपे कभी कभी 30%, कोई कोई स्टेट 35%, कोई कोई स्टेट 40% वैट लगाता है। ये पहले पहला वाला लॉ के अंदर रख के इसमें अपना वैट लगा के कमाता है। अगर एक 100 रुपए का बॉटल बिकेगा, ऐसे 100 रुपए का होता नहीं है, अगर एक 1000 का बॉटल होता है, ऐसे मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं है कितने का बॉटल होता है, अगर मानो, बट 100 में तो नहीं होगा, 100 में शायद देसी वाला हो सकता है, वो भी पता नहीं मुझे, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि हाँ बांग्ला बोलते हैं, बांग्ला, ठीक है, या चोला ही बोलता है, ये सब नाम है सर, ठीक है। देसी, देसी का क्या दाम है आई डोंट नो, बट लेबर लोग पीता है देसी वाला, तो 100-150 में तो आ ही जाता होगा लेकिन जो नॉर्मली फॉरेन लिकर्स है, ठीक है, सो कॉल्ड, कम से कम अगर 1000 का बॉटल है, और 1000 का एक एक बॉटल अगर 1000 का होगा, तो उसमें सरकार 40 टका लेके जाएगा। समझ रहे हो? अब पियक्कड़ लोग का तो कमती नहीं है, सरकार कितना कमाता है। गोपाल थोड़ा हेल्प करे, थोड़ा ऊपर करके कर, थोड़ा ऊपर करके कर, हो जाए, थोड़ा दोनों को एक साथ ऊपर कर थोड़ा। हाँ, कहाँ पे तुम लोग उधर, तुम लोग उधर ज्यादा पीता है, बहुत पीता है, ठंडा देश, ठंडा एरिया में ऐसे भी थोड़ा ज्यादा पीता है। तुम लोग उधर टैक्स रेट कम है, इसलिए कम है क्योंकि बहुत ज्यादा पीता है। पहाड़ी एरिया में ऐसे भी थोड़ा सा सस्ता रखता है, दार्जिलिंग में भी सस्ता है, ठीक है, सिलीगुड़ी से लोग दार्जिलिंग पीने के लिए जाते हैं। सीरियसली, सिलीगुड़ी के लोग जैसे ही इनको पूछो वो पता चल जाएगा, खबर लगाने को, सिलीगुड़ी से बाइक लेके सीधा पहुंचेगा दार्जिलिंग में, जैसे मोटा मोटी दार्जिलिंग एंट्री करेगा, ठंडा ठंडा होता है, मिरिक वगैरह आसपास में आता है। मैं पूछा वैसे, मैंने क्या तुम लोग बोले सिलीगुड़ी में क्या पीने हो, तो वैट ज्यादा है, टैक्स भी ज्यादा है, इधर सस्ता है, इधर आओ ठंडा में पियो और घर चले जाओ। सिलीगुड़ी से मिरिक का डिस्टेंस आता है 40 किलोमीटर हार्डली, तुम एक घंटा, हाँ, बाइक में जाएगा से तो आर से 1 घंटा में पहुंच जाएगा, और वेदर भी अलग हो जाता है, तुम एकदम हिमालय में बैठ के पियोगे और वहां पर तो ओपनली लोग पीते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर तो ऐसे अलाउड नहीं है ना, नॉर्मल कोई भी रेस्टोरेंट में तुम नहीं देखोगे कि दारू का बॉटल लेके बैठा है, हाँ? बैन, बैन नहीं होता ऐसे, बेसिकली उसको बोलते हैं कि ड्राई स्टेट बोलते हैं, जैसे बिहार ड्राई स्टेट, किस एंगल से पता नहीं, बट ड्राई स्टेट। अच्छा, इसके अलावा और भी चीजें हैं, जिसके लिए जैसे मानो तुम कोई सब्जी वाला से सब्जी खरीद रहे हो, डेली वाला, ठीक है, इसमें कोई जीएसटी वगैरह
द रजिस्टर्ड पर्सन हैज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। इस स्कीम के बारे में मैं पहले क्लास में थोड़ा डिस्कस ज्यादा किया था। जिनको पता है वो लोग कनेक्ट कर लिया, जिनको नहीं पता वो लोग बस इतना समझ लो फिलहाल कि कॉम्पोजिशन वाले जो होते हैं ये रेगुलर नहीं होते। पर एक्चुअली हमारे देश में जीएसटी पे करने के लिए जो रूल है, उसके लिए अगर आप रेगुलर जीएसटी मैंने रेगुलर टैक्स कलेक्ट करते हो, रेगुलर गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, तो आपको रेगुलर बोला जाएगा। लेकिन आप जीएसटी कंप्लाइंट होना चाहते हो, बात को सुनना सर, मैंने जीएसटी ले दे के काम करते हो आप, तो फिर आप रेगुलर हो जाओगे। मैंने आपका खरीदारी भी जीएसटी लेके है, और आप जिसको बेच रहे हो उनको भी जीएसटी लगा के ही बेचते हो। ऐसे हमारे देश में दिक्कत क्या है, बड़ा डाइवर्स कंट्री है, मैंने इनकम वाइज, जात पात वाइज नहीं, वो तो है ही, लेकिन इनकम वाइज भी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। कुछ लोग गरीब है, कुछ लोग मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास का भी तीन पार्ट है, एक लोअर मिडिल क्लास, एक ओनली मिडिल क्लास, एक हायर मिडिल क्लास। ठीक है, इस तरह का तीन तरह का मिडिल क्लास। मैंने कोई बोलेगा हम मिडिल क्लास इंसान है। अब मिडिल क्लास में भी तो पार्ट है ना, तुम कौन से मिडिल में आते हो? क्योंकि उसमें भी एक एक मिडिल में कम से कम 20-20 30-30 करोड़ जनसंख्या है। 20 करोड़ तुमको लोअर मिडिल में मिल जाएगा, 20 करोड़ तुमको नॉर्मल मिडिल में मिल जाएगा, 30 करोड़ तुमको हायर मिडिल में मिल जाएगा। ठीक है, बड़ा ही डाइवर्सिटी। अब दिक्कत यह है कि मानो तुम ऐसे जनसंख्या के अंदर आते हो जहां पर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं। अब ऐसे एरिया में नॉर्मली कोई भी कस्टमर ना जीएसटी दे के प्रोडक्ट परचेस नहीं करना चाहता। लेकिन तुम अच्छा खरीदेगा कौन सा? ब्रांडेड वाला। मानो एक लोग जैसे मानो एक केष्टपुर के एरिया में तुम कॉस्मेटिक्स का दुकान चलाते हो, ये एक मिडिल क्लास जगह है, देख के ही पता लगता है। ठीक है, तो सॉल्ट लेक में चले जाओ, ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ मिडिल क्लास एरिया, हायर मिडिल क्लास एंड रिच एरिया है। मोटा मोटी केष्टपुर से जो सटा हुआ ये पहले आपको नॉर्मल मिडिल क्लास दिखेगा, माने हायर मिडिल क्लास। जैसे जैसे जब तुम अंदर की तरफ जाओगे तुमको धीरे 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 रिच देखने को मिलेगा। इट्स वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई। द पॉइंट इज, अब सॉल्ट लेक में जो दुकान खोलेगा ना वहां पर जीएसटी ले दे के ही काम होता है। और सॉल्ट लेक में तो बहुत सारे लोग केष्टपुर सुबह सुबह आ जाते हैं, बाजार करके चले जाते हैं, सस्ता मिलता है, क्यों ना है ना? इन्हें चाहे तो बिजनेस भी कर सकते, केष्टपुर से लाओ सर सॉल्ट लेक में जाके बेचो। करते हैं, करते हैं, बहुत डिफरेंस है। नॉर्मल सब्जी यहाँ पर अगर 60 रुपीज केजी है, वही सब्जी सॉल्ट लेक में 90 टका केजी है, 30 टका केजी में डिफरेंस, 80 टका 20 टका, बहुत डिफरेंस है। पॉइंट ये है कि अब मानो तुम एक ऐसे एरिया में बिजनेस करते हो, वहां पर लोग ब्रांडेड चीज ही चाहिए, लोग जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास को भी ब्रांडेड चाहिए। से फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉस्मेटिक्स पे बात करूं, लैक्मे एग्जांपल, ठीक है, और भी है सुगर वुगर क्या सब होता है आजकल। तो अब यहाँ पर भी लोग बोलेंगे हमको लैक्मे दो, हमें शुगर का कॉस्मेटिक्स दो। लेकिन यहाँ पर दुकानदार जीएसटी नहीं लगा सकता, लेकिन खरीदने के टाइम पे जीएसटी पे करके ही तो खरीद के लाया दुकानदार, लेकिन बेचने के टाइम पे नहीं कर सकता। अच्छा, इनका बिजनेस भी अच्छा खासा होता है, इवन रिच एरिया से ज्यादा बिजनेस ये लोग कर लेते हैं। मैंने सॉल्ट लेक में कॉस्मेटिक्स दुकान लगा के आप मक्खी मारोगे शायद, लेकिन तुम केष्टपुर में खोलो या बागुएटी में खोलो, मक्खी मारने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा तुमको, बेटा मक्खी तुमको मार देगा। मैंने इतना भीड़ होता है, तो ना मक्खी की तरह भीड़ है, इतना दुकान में लाइन लगाना पड़ता है। अभी देखो ना दुर्गा पूजा आएगा, इस बार थोड़ा सा लोगों का क्रेज थोड़ा दूसरे कारण के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, बिहेव हो रहा है। लेकिन अभी तक तो ऑलरेडी ये यहाँ पर मेरे घर के सामने सैलून है ना सर, ये क्या बोलते हैं उसको, जावेद हबीब, ये हबीब के सामने लाइन देखने से माथा खराब हो जाएगा, जैसे राशन दुकान है। हाँ, एकदम पूरा रास्ते में कम से कम लड़की लोगों का लाइन लग जाता है, ऑलमोस्ट मैंने ऑलवेज 15-20% इन लाइन, ये दुर्गा पूजा के पहले। ठीक है, तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है कि कॉम्पोजिशन स्कीम में कौन आते हैं, कि जो जीएसटी कंप्लाइंट होना चाहता है, मेरे गवर्नमेंट को यही बताना चाहते हैं कि हम आपके घर में टैक्स देके काम करते हैं, ताकि आगे जाके मेरे को बिजनेस में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन दे आर नॉट अ रेगुलर जीएसटी कलेक्टर एंड जीएसटी पेयर। मैंने बेसिकली कलेक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन गवर्नमेंट के घर में एक लमसम में जीएसटी पे करता है। ऐसे लोगों को कॉम्पोजिशन डीलर कहते हैं। तो रजिस्टर्ड पर्सन इज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, उन्हें भी बिल इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जीएसटी कलेक्ट नहीं करता है। और रूल है कि अगर कोई कॉम्पोजिशन डीलर है तो अपने दुकान के अंदर लिख के रखे कि वी आर अ कॉम्पोजिशन डीलर, वी डोंट कलेक्ट जीएसटी। क्योंकि फ्रॉड होता है सर, काफी लोग अपने आप को
रेगुलर टैक्स पेयर्स दिखा के जीएसटी कलेक्ट करते हैं, लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है जीएसटी ले रहा है, ये तो रूल है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका जीएसटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो सिर्फ जीएसटी का पैसा खुद खाता है। ऐसा बहुत सारा चेन पकड़ा जाता है सर। Invoice come bill of supply if a registered person is supplying taxable as well as exempted goods to an unregistered person, then he can issue single invoice come bill of supply for all such supplies. If a registered person is supplying a taxable as well as exempted goods to an unregistered person, unregistered माने जो जिसको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी नहीं है। जैसे नॉर्मली रूल बोलता है कि अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर गुड्स के केस में 40 लाख, सर्विस के केस में 20 लाख, या गुड सर्विस मिला के हो तो 20 लाख। मैंने अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर गुड्स के केस में 40 लाख तक का है एनुअली, तो आपको जीएसटी में रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है। सर्विस के केस में 20 लाख का सर्विस देते हो एनुअली, मैंडेटरी नहीं है। गुड सर्विस मिला के 20 लाख करते हो, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जैसे ही क्रॉस करोगे मैंडेटरी हो जाता है। ये टॉपिक हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, लेकिन इतना काफी है करेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जो भी बंदे इसके अंदर आते हैं उनको क्या बोलेंगे? अनरजिस्टर्ड, है ना। तो if a registered person is supplying taxable as well as exempted goods service to an unregistered person, then he can issue single invoice cum bill of supply for all such supplies. There is a concept of aggregate invoice. If the value of multiple invoices is less than 200 and the buyer are unregistered, ध्यान से सुनना, if the value of multiple invoice is less than 200 and the buyer are unregistered, the seller can issue an aggregate or bulk invoice for the multiple invoice on a daily basis. For example, you may have issued 3 invoices in a day, 80 rupees, 90 rupees, 120 rupees. In such a case, you can issue single invoice totaling 290 to be called as aggregate. अगर 200 के ऊपर का जाएगा तो एक सिंगल इनवॉइस में इनवॉइस है आगे दिन बोझलम तो ही तो कार इनवॉइस काके पाठाচ্ছি নাম থাকবে না। আচ্ছা ইনভয়েস যদি হয় তাহলে তো দিতে হবে, নাহলে ওটাকে বিল অফ সাপ্লাই নাম ধাম না থাকলে তাহলে কি বিল অফ সাপ্লাই। নাম কেন থাকবে না, নাম তো দিতেই হবে। ইনভয়েস মানে তো অবভিয়াসলি থাকবে। যদি ইনভয়েস লেস দেন 200 হয় তো বেসিক্যালি ইফ দ্য ভ্যালু অফ মাল্টিপল ইনভয়েস ইজ লেস দেন 200 and the buyer are unregistered, the seller can issue an aggregate or bulk invoice for multiple invoice on a daily basis. एग्जांपल के रूप में अगर अलग अलग लेस देन 200 है तो फिर एक ही बिल में तुम उसको मिला के एग्रीगेट इनवॉइस बिल्डअप कर सकते हो, क्योंकि इस तरह से तो छोटा 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 बहुत बिल बनता जाएगा ना, इसलिए ये चीज बनाया। आगे और बताते हैं रुको सर। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में रख लो, काफी काम का चीज है सर। एक्चुअली ये इनवॉइस का ही एक इम्प्रोवाइज सिस्टम है। डिक्रीज इन इनवॉइस वैल्यू एंड इंक्रीज इन इनवॉइस। डिक्रीज इन इनवॉइस वैल्यू माने आपका सप्लायर आपको जितना दाम का प्रोडक्ट सेल किया है उसका वैल्यू उतना नहीं होना चाहिए, वैल्यू कम हो गया है, तो ऐसे केसेस में जो परचेजर है वो सेलर को डेबिट नोट इशू करेगा। जो परचेजर है वो सेलर को डेबिट नोट इशू करेगा, और सेलर के लिए क्या बन जाएगा? क्रेडिट नोट। मैंने कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है ना सर। A debit note is issued by the seller when the amount payable by the buyer to seller increase. A debit note is issued by the seller when the amount payable by the buyer to seller increases. Tax invoice is a lower taxable value. ध्यान से सुनना, टैक्स इनवॉइस शेयर किया गया उसमें लोअर टैक्सेबल वैल्यू देन द अमाउंट दैट शुड हैव बीन चार्ज्ड। जितना चार्ज करना चाहिए था उससे कम है, तो टैक्स इनवॉइस हैज अ लोअर टैक्सेबल वैल्यू दैट अमाउंट देन द अमाउंट दैट शुड हैव बीन चार्ज्ड। तो ऐसे केस में डेबिट नोट आता है, जितना चार्ज करना चाहिए था उससे कम चार्ज हुआ है, तो सेलर क्या करेगा? डेबिट नोट इशू करेगा। टैक्स इनवॉइस हैज अ लोअर टैक्स वैल्यू देन द अमाउंट दैट शुड हैव बीन चार्ज्ड। एक ही बात हो गया क्या? Tax invoice is lower taxable value than the amount that should have been charged.
tax invoice is lower tax value than the amount that should have been, एक ही बात बोल दिया सर। मैंने जितना अमाउंट होना चाहिए था, परचेसर क्या करेगा, परचेसर बोलेगा भाई ज्यादा पेमेंट करेंगे तो डेबिट नोट इशू कर लेते हैं, और सेलर उसको क्रेडिट नोट इशू करेगा। और क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट कैसा है, इज इशूड बाय द सेलर व्हेन द वैल्यू ऑफ इनवॉइस डिक्रीज। टैक्स इनवॉइस इज हायर टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स इनवॉइस इज ए हायर टैक्सेबल वैल्यू देन द अमाउंट दैट शुड हैव बीन चार्ज्ड। टैक्स इनवॉइस में जो वैल्यू दिखा रहा है वो हायर है, जितना दिखाना चाहिए था उससे ज्यादा है, तो कम होना चाहिए था, ज्यादा दिखा दिया तो क्या इशू करेंगे, क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। मैंने आप बात को ऐसे समझ सकते हो, सपोज मैं एक दुकानदार हूं, आपको कोई चीज बेचा, ठीक है, तो आपको मैं जितने का चीज बेचा उससे ज्यादा अमाउंट आपसे चार्ज करूं, और हमारे साथ तुम्हारा रेगुलर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, तो अगर मैं ज्यादा चार्ज, दो तीन कारण से हो सकता है, या तो गलती से हो गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि तुमने कोई चीज ऑर्डर नहीं दिया था बट फिर भी मैंने वो चीज तुमको डिलीवरी कर दिया, तो ऑटोमेटिकली तुमको मैंने ज्यादा पेमेंट कर दिया, है ना। तो ऐसे हालत में मैं क्या करूंगा, तुमको एक क्रेडिट नोट इशू करूँ, जितना वैल्यू टैक्सेबल होना चाहिए था उससे हायर चार्ज हो गया, है ना। अब मैं क्रेडिट नोट इशू करके नेक्स्ट टाइम तुम जब परचेस करोगे उसके साथ उसको एडजस्ट करने का मौका दे सकता हूँ, ये सुनो, ठीक है। तो ये अगर मेरे लिए ऐसा है तो आपके लिए उल्टा पड़ेगा, आपको कम चार्ज करना चाहिए था, ज्यादा चार्ज हो गया। तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट बेसिकली ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू में काम करता है, कॉन्सेप्ट एक ही है ना। देखो वही बात बार बार घुमा फिरा के लिखता है। हाँ, जीएसटी जो चार्ज, अब देखो टोटल वैल्यू के ऊपर जीएसटी भी आ जाता है ना, तो उसको रिवर्स करना पड़ता है। हाँ मानो सपोज, मानो पहले 1 लाख का बिल था, अब 1 लाख के बिल पे अगर 18% जीएसटी है, तो जीएसटी अमाउंट भी तो 18% चार्ज हुआ हो गया होगा। लेकिन बाद में मानो 1 लाख में से 10,000 टका डिक्रीज होना चाहिए, तो वो 10,000 का हिसाब नेक्स्ट बिल के साथ एडजस्टमेंट होगा, तो वो नेक्स्ट बिल में एडजस्ट कर देना चाहिए। क्या मैं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम में बोलो सैलरी में ऑनलाइन तो भी जीएसटी को उसको रिफंड कर, अगर वन टाइम है तो भी रिफंड हो सकता है, लेकिन नॉर्मली डेबिट नोट क्रेडिट नोट उन्हीं के बीच में होता है ना सर, कि जो लोग कंटिन्यूअसली बिजनेस करते हैं, अदरवाइज डेबिट नोट क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। और अगर मान के वन टाइम कोई है तो वो तो तुरंत रिफंड सिस्टम काम करना चाहिए। जैसे मानो, हाँ जीएसटी पोर्टल मैंने बेसिकली, तुम पहले तो अपने सेलर को बोलो कि मैंने, तुम अपने सप्लायर को बोलो कि भाई ये जितना अमाउंट तुमने मैंने एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया वो रिफंड कर दो, तो उसका जो पुराना बिल है वो बिल रिवाइज हो जाएगा, बिल रिवाइज करके एक न्यू अमाउंट तुमने जीएसटी पोर्टल में जाके उसको रिवाइज कर देगा, क्योंकि उसमें तो तुम्हारा डेबिट नोट क्रेडिट नोट कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। डेबिट नोट क्रेडिट नोट कॉन्सेप्ट बेसिकली जो लोग राउंड द ईयर एक रेगुलर बिजनेस करते रहते हैं वो लोग एडजस्ट करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा तो होता ही रहता है ना हर बिजनेस पे। यस सर बोलो, ऑनलाइन में कुछ पूछना चाहते हो शायद। हेलो। तो यहाँ पर ये भी बोला सर, क्रेडिट नोट इशूड बाय द सेलर व्हेन द वैल्यू ऑफ इनवॉइस डिक्रीज, tax invoice is a higher taxable value than the amount that should have been charged, tax invoice is a higher tax value than the amount that should have been charged। एक ही बार बार buyer refunds the goods to the supplier, buyer ने रिफंड कर दिया। अब बायर रिफंड कर दिया इसका मतलब क्या, सेलर को पेमेंट वापस करना पड़ेगा। बायर अगर प्रोडक्ट रिफंड कर दिया, मैंने तुमको कुछ प्रोडक्ट बेचा था, तुमने उसको मेरे को वापस कर दिया, तो उसके लिए जो अमाउंट मैंने चार्ज किया था वो अमाउंट मुझे भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी मैं क्या करूंगा, क्रेडिट नोट इशू करूंगा ताकि नेक्स्ट बिल में एडजस्ट हो जाए। सर्विस आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट, जो सर्विस मिला था वो सर्विस पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। मानो 2 सर्विस देने का बात था, एक सर्विस हुआ है, दूसरा सर्विस नहीं दिया गया, तो ऐसे केसेस में भी क्रेडिट नोट इशू करके नेक्स्ट सर्विस के साथ एडजस्टमेंट करने का मौका देगा। बुझते बच्चे इसको? तो ये बेसिकली डेबिट नोट क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके साथ जो वैल्यू कनेक्टेड रहते हैं वो एक इंटरेस्टिंग चीज है। कैन यू रिवाइज इनवॉइस इशूड बिफोर जीएसटी? Yes, you can revise invoice issued before GST. Under the GST regime, all the dealers must apply the provisional registration before getting the permanent registration certificate. ये बात हम लोग रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर पढ़े, ठीक है।
रजिस्ट्रेशन चैप्टर में जो पूरा थॉरस बोला था आप लोगों को, एक बार पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस go through करना. You can revise invoice issue before GST. Under GST regime, all the dealers must apply the provisional registrations before getting the permanent registration certificate. Refer to this. चलो इसमें एक invoice revise करने का दिया. Invoice issued between date of implementation of GST, date of issue of registration certificate. Issue a revised invoice in 1 month from date of registration. This applies to all invoice issued between the date of implementation of GST and date of your registration certificate has been issued. माने basically आपका GST रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, इससे पहले मानो आपने कोई इनवॉइस बनाया, ठीक है. अब एक्चुअली आपने बना दिया लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ था. आपने इनवॉइस आपने सोचा था कि मैंने अप्लाई किया, मेरा जीएसटी एनेबल्ड हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं था. तो उस बीच में आप कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इसके बारे में बोला है. क्या इनवॉइस इशूड बिटवीन व्हाट, डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, माने आपके ऊपर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन आएगा कि नहीं आएगा, एंड डेट ऑफ इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. कौन सा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. एक चीज दिमाग में रखिएगा, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड होने पे ही आप जीएसटी चार्ज कर सकते हैं. तो वही बोल रहे हैं कि अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन से पहले जीएसटी इनवॉइस इशू कर दिया तो इशू ए रिवाइज इनवॉइस इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. ये कब अप्लाई होता है? बिटवीन द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी एंड द डेट ऑफ योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड. As a dealer, you must issue a revised invoice against the invoice already issued. The revised invoice will be issued within 1 month from the date of issue of registration certificate. मैंने एक्चुअली आपके रजिस्ट्रेशन होने से पहले आप किसी को जीएसटी इनवॉइस इशू कर दिया था, एक्चुअली आपको लगा था कि हो जाएगा, लेकिन ड्यू टू एनी रीजंस वो नहीं है. ठीक है, आप क्यों कर दिए थे? मन में क्वेश्चन है सर, हुआ नहीं था तो क्यों किया था? आईटीसी पाने के, क्या पाने के लिए? आईटीसी पाने के लिए. देखो, जो लोग समझ नहीं पा रहे हो थोड़ा कनेक्ट कर देता हूँ. जीएसटी में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट. ये सिस्टम एकदम सिंपल है, डे टू डे लाइफ का कॉन्सेप्ट है. सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ 2 मिनट में, प्लीज कनेक्ट करना. मान के सोहेली एंड साथी, ये दोनों अपने दोस्त नहीं है, बिजनेस करते हैं. ठीक है, बिजनेस फ्रेंड. मान की कौन किससे खरीदेगा? चल साथी खरीद. ठीक है, साथी फ्रॉम आरामबाग. आरामबाग में क्या बिकता है? आलू. ऐसा आरामबाग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हब इन वेस्ट बंगाल, आपको बता दूं. ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आलू नहीं सर, आरामबाग पोटैटो, आरामबाग चिकन, ठीक है, आरामबाग राइस भी अच्छा होता है उस एरिया में. ठीक है, तो आरामबाग में पॉपी सीड्स का भी खेती होता है. है तो पोस्टर चाष करे तो एक एक खुले पर भी बेटा दाढ़ी ऐसे करते हैं. ওকে বল ঢুকে যাবে, আর কেউ আছে? হয়ে যাবে হয়ে যাবে. আর কেউ আছে বাইরে? আর কেউ ছিল বাইরে? आरामबाग चिकन का एक एडवर्टाइजमेंट आता था, बचपन में देखता था. आराम आगे कौन আরামবাগে থাকতো? आरामबाग चिकन का स्टोर होता है सर, बहुत जगह में होता है. वेरी पॉपुलर ब्रांड. वहाँ का चिकन का क्वालिटी बहुत, एक्चुअली द एंटायरली एग्रीकल्चर में, जो भी हो चलो. अब मानो कि ये कोई ऐसा प्रोडक्ट का बिजनेस करता है. अच्छा, उसका घर है झाड़ग्राम. ठीक है, ये भी एक क्या बोलेंगे, इट्स अ ट्राइबल टाउन, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जंगल टाउन. ठीक है, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल जगह है, लेकिन एग्रीकल्चर इज नॉट वेरी रिच, है ना. अब ऑब्वियस बात है, जिसके पास जो है, नॉर्मली लोग झाड़ग्राम घूमने जाते हैं. ठीक है, वेदर चेंज के लिए जाते हैं, टूरिज्म एरिया बना है सर. अब मानो कि वो झाड़ग्राम से आरामबाग में चीजें खरीदने जाते हैं, लेकिन जीएसटी एनेबल्ड प्रोडक्ट. ठीक है, अब मान के तुम्हारा प्रोसेस चिकन है, आरामबाग से तुम खरीद के लेके जा रहे हो. मानो 5,000 टका का चिकन खरीद के तुम लेके गए. ठीक है, कौन? सोहेली लेके गया यहाँ से. अब सोहेली जब 5,000 का चिकन खरीदा, मैं यहाँ पर प्रोसेस चिकन है, पैकेज है, तो उसमें जीएसटी लगा रहा हूँ. ठीक है, मानो कि 10% जीएसटी है, एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ. अब जीएसटी करेंटली प्रोसेस में कितना है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. अब 5,000 का 10% कितना होता है? 500 टका. अब सोहेली जब ये चिकन खरीद के लेके गया, तो सोहेली 5,000 टका साथी को दिया, साथ में 500 टका भी दिया. ये 500 टका साथी क्या करेगा?
अपने पास रखेगा कि दीदी और मोदी को देगा, दीदी और मोदी को देगा, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु अब अपना सोहाइली जो है झारग्राम में अपना एक प्रोसेस चिकन एंड एवरीथिंग सब चीज का एक दुकान खोला है। अब उसमें कस्टमर आ रहा है, अब कस्टमर भी अगर जीएसटी अनाबल्ड है, यानी वो भी जीएसटी लेके ही प्रोडक्ट खरीद के लेके जाएगा, ये सोहाइली के लिए अच्छा है। अब क्या होगा, सोहाइली मानो 5,000 के प्रोडक्ट में 1,000 का प्रॉफिट लगाया, कितना हो गया, 6,000 हो गया। अब 6,000 में 10% का जीएसटी कितना होता है, 600। अब साथी को गवर्नमेंट बोल रहा है, सॉरी साथी को नहीं, सोहाइली को गवर्नमेंट बोल रहा है झारग्राम के कि भाई हमें टैक्स दो, 600 टका दो। तो सोहाइली बोल रहे हैं चिल्ला के, रोको भाई, साथी को दिए थे 500 टका, ठीक है, तुमको देने के लिए, तुमको माने सरकार को, वो 500 मेरा क्या है, क्रेडिट है। अभी सोहाइली से कितना कलेक्ट करेगा गवर्नमेंट, ये बेनिफिट अगर वो जीएसटी एनेबल्ड होकर काम करेगा तभी ये बेनिफिट उसको मिलेगा। लेकिन अगर वो प्रॉपरली जीएसटी एनेबल्ड नहीं होगा, ठीक है, तो फिर वो ये 100, ये जो 500 का बेनिफिट ले पाया ना, ये नहीं ले पाता, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसीलिए वो पहले कर दिया था, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ था, तो बंदे को चिंता हो गया, फिर बाद में रिवाइज करने का सोच रहे हैं। तो रिवाइज करने का टाइम फ्रेम यहाँ पर एक जगह लो। एक्चुअली क्या है ना, जीएसटी जैसे पेपर और कुछ भी नहीं है सर, बहुत ज्यादा ही रियल लाइफ। अगर आप रियल लाइफ सिचुएशंस को कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो जीएसटी आपको बहुत तंग करेगा। आप बोलोगे नहीं हमको रियलिटी के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, सिर्फ किताब पढ़ के ही मैं उखाड़ लूंगा, उखाड़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितना उखाड़ सकता है उखाड़ो। अगर आप बोलोगे मुझे रियल लाइफ में बिजनेस कैसे होता है मुझे नहीं जानना है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप पढ़ते जाओगे, माथा दर्द करते जाओगे। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ इनवॉइस शुड बी इशूड। गुड्स के केस में नॉर्मली 3 कॉपी का मार्केट कल्चर है, और सर्विस के केस में 2 कॉपी। कैसे होता है, गुड्स के केस में जब एक गुड सप्लायर बेचता है, ओरिजिनल फॉर रिसिपेंट होता है, उसको पीला कलर में दिखाया जाता है। एक डुप्लीकेट कॉपी होता है जो ट्रांसपोर्टर के पास होता है, ये बेसिकली व्हाइट होता है। और एक लाल कलर का होता है जिसको ट्रिप्लीकेट बोलते हैं, ये सप्लायर के पास होता है। हाँ, कलर भी होता है, ये फिजिकल में ज्यादा होता है, कंप्यूटराइज में इतना नहीं होता कलर का मैटर। उसमें एक ही चीजों का 3 कॉपी निकाल के तीनों लोगों को दे दिया जाता है। लेकिन जब फिजिकली किया जाता है, चालान का पूरा पैड मिलता है। आज भी बड़ा बाजार में मैक्सिमम बिजनेस तुमको क्या लगता है, कंप्यूटराइज सिस्टम पे चलता है। हट रहे, मैक्सिमम लोग इतना कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ इनेबल्ड नहीं है। बड़ा बाजार जो एशिया का, मैंने वन ऑफ द बिग होलसेल मार्केट है कोलकाता बड़ा बाजार, ठीक है, आज भी एक जमाने में नंबर 1 हुआ करता था। सर एक्चुअली 1960s तक, आप लोगों को सुन के अच्छा भी लग सकता है, थोड़ा खराब भी लगेगा, अप टू 1960 कोलकाता एशिया का नंबर 1 सिटी, एशिया का। इवन जापान का टोक्यो, ठीक है, सिंगापुर आसपास में नहीं था। ग्रॉस जीडीपी में एशिया का नंबर 1 सिटी था कोलकाता अप टू 1960। अब जितना रोना है रो ले, और क्या करें। मैंने 1960 से कोलकाता का जो डिटोरिएशन ना, मैंने एकदम देखने लायक, ओह, मजा आ गया। ऐसा डिटोरिएशन होना चाहिए। इतना खुशी से बोल रहे हैं। मैंने लोग डेवलप करता है, ये डाउनफॉल। पूरा इंडिया में जितना भी सिटी है, सबका डेवलपमेंट का बात होता है, सिर्फ कोलकाता का डाउनफॉल का बात होता है, ड्यू टू बैड पॉलिटिक्स, जो भी हो, ठीक है। मैंने आज भी जितना चल रहा है, ये जस्ट लॉस्ट ग्लोरी है। जितना भी चल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉस्ट ग्लोरी। फ्यूचर अच्छा है सर, बस नेता चेंज करो, चेंज करो नेता। ठीक है, बाकी यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन देके रखा, चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो। अच्छा, ईयूए बिल के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहिए, बाद में करते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आ जाओ बुक्स पे। वो तो मेरा शॉर्ट नोट्स था, वहां से आपको एक आइडिया मिल गया पूरा कि क्या होता है, ये जो पूरा जीएसटी क्या है,
सॉरी, इनवॉइस क्या होता है, इनवॉइस के अंदर डेबिट नोट क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, बिल ऑफ सप्लाई के साथ क्या डिफरेंस है, इसका एक मैंने आप लोगों को आइडिया दिया। यहाँ पर देखो सर, ये हर चीज का ना एक डेफिनेशन दिया है। जैसे अभी आपको मैं कंटिन्यूअस सप्लाई समझा रहा, उसका डेफिनेशन देके रखा, ठीक है। तो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको ना जितना भी कीवर्ड्स यूज होता है, वो हर कीवर्ड्स का डेफिनेशन देके रखता है। अगर आप लोग एक बार पढ़ लोगे डेफिनेशंस को लिख के, तो आपको काफी हेल्प होगा, और उसमें सेक्शन नंबर को भी याद कर लीजिएगा। कुछ केस स्टडीज क्वेश्चन एक बार देखते हैं। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे सर, टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस, इसके बारे में एक्चुअली सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 क्लॉज सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 4 एंड 5, इसके अंदर ये पूरा टाइम लिमिट के बारे में बोला है। इसके साथ रूल 47 को भी पढ़ने बोलता है। अब क्या है, समझ में आ गया आप लोगों को? हर लॉ के क्लास में इस तरह का बात होता है, रूल 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 खींचता रहता है, ठीक है। जो आपको मैंने स्टार्टिंग में सिंपल भाषा में समझाया था, उसी चीज को यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल भाषा में ही बोला है, थोड़ा सा और क्या बोलेंगे, कलर वलर लगा के बोल दिया, ठीक है। बोला था कि नहीं बोला था? अब कैसे एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस हो सकता है, थोड़ा आइडिया ले लो। जैसे कि रितु मैन्युफैक्चर्स दिल्ली सप्लाई गुड्स टू प्रखर इलेक्ट्रॉनिक्स हरियाणा। द गुड्स were removed from its factory in Delhi on 23rd September। गुड्स रिमूव हो रहा है फैक्ट्री से, कब हो रहा है? 23rd September। रितु मैन्युफैक्चर्स नीड्स टू इशू टैक्स इनवॉइस ऑन और बिफोर 23rd September। मैं बोला ना, डिलीवरी करने गोडाउन से निकालने से पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, यही बोला था, वही चीज बोला। कब तक होना चाहिए उसका बताया। क्या नाम है सर? कत्यानी, माँ दुर्गा का नाम है रे, नहीं जानते? कत्यानी, ये जो नवरात्रि है, आप लोग एक टास्क दे रहे जाओ, नवरात्रि में माँ का 9 रूप होता है, वो हर 9 रूप का नाम मेरे को बताना आके, हाँ, दुर्गा पूजा के बाद। ऑनलाइन ढूंढो, जहां से ढूंढो, हर दिन का पूजा होगा महालया के बाद से, ठीक है। प्रथमा से लेके 10वीं तक माँ का एक रूप होता है, उसका एक नाम होता है, ठीक है। अब आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, पसंद आए तो करो, ना आए तो मत करो, अलग बात है। लेकिन लेकिन नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है सर। माँ का एक रूप और उसका मतलब मैं पूजा के बाद पूछूंगा। दुर्गा पूजा इज नॉट जस्ट फॉर सेलिब्रेशन, इट्स अ ह्यूज नॉलेज सोर्स। अगर मिल जाए ना, जिंदगी बदल जाएगा। बाकी नाचो कूदो, जो करना है करो, आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट। बट सीरियसली, आप लोग जैसे एडुकेटेड लोगों से इतना उम्मीद मैं कर सकता हूँ कि माँ का जो 9 रूप है और उस 9 रूप का जो मतलब है, अगर समझ में आ जाए, तो सीरियसली आप बिलीव नहीं करोगे कि आप किस लेवल में रहोगे। मैंने आपका सोच विचार ही बदल जाए। और भी तो है, महालया प्रथम दिन देखे, प्रथमा से चालू हो जाना कि आज क्या है, और उस रूप का मतलब मिल जाएगा, विकिपीडिया में मिल जाएगा, प्लीज गो थ्रू। और उस रूप को पता करेगा ना, तो ये भी समझ में आ जाएगा कि आखिर पूजा हो क्यों रहा है। दारू पीने के लिए पूजा नहीं हो रहा है। कहता है नहीं, सिक्योरिटी सर्विस लिमिटेड provide security service to Royal Jewelers for their jewelry exhibitions to be organized on 5th October। Katyani Security Service Limited needs to issue a tax invoice within 30 days of supply of security service। सर्विस बेच रहा है, हम लोग जानते हैं सर्विस के केस में 30 दिन के अंदर करना चाहिए, दैट इज ऑन और बिफोर 4th। सिंपल है ना सर? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिजनेस स्ट्रक्चर, कैसे चलता है बिजनेस, गवर्नमेंट ने क्या बोल के रखा है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा सर। लास्ट दिन पढ़ाया था आप लोग को एचईएसएन कोड के बारे में। देखो यहाँ पर बोला है कि अगर आपका एनुअल टर्नओवर, उस दिन भी बोला था, एनुअल टर्नओवर अगर 5 करोड़ से नीचे है,
तो आप जो HSN कोड यूज करोगे, नंबर ऑफ डिजिट जो यूज करोगे B2B सप्लाई में, कितना करोगे? 4। बिजनेस टू सप्लाई के कस्टमर के केस में कितना करोगे? 4 है पर ऑप्शनल है, मैंने टोटल 8 कोड यूज हो जाता है। 8 या 6? 6। अच्छा, एक्स्ट्रा 2 यूज करता है इंडिया। हाँ, अगर लेस देन 5 करोड़ है तो नॉर्मली B2B केस में 4 है, B2C है तो 4 है, ऑप्शनल है इसमें। लेकिन अगर 5 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है B2B सप्लाई में एंड B2C सप्लाई में, आपको एटलीस्ट 6 कोड यूज करना चाहिए। और अगर आप इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो फिर चाहे कितना भी टर्नओवर हो, आपको तो पूरा का पूरा HSN कोड यूज करना चाहिए। अब जिनको पूरा समझ में बात नहीं आ रहा है वो प्लीज लास्ट क्लास का HSN कोड वाला डिस्कशन एक बार सुन ले, आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये क्या है। ये जो अभी समझा रहा था डुप्लीकेट ट्रिप्लिकेट, बताए यहाँ पर। ये देखो रिवाइज रजिस्ट्रेशन के बारे में बोल रहे हैं ना, रिवाइज टैक्स इनवॉइस अभी कुछ देर पहले पढ़ा रहा था, उसी के ऊपर ये पॉइंट पे एक्सप्लेनेशन दिया कब तक आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। अभी जो बात अभी कुछ देर पहले नहीं कर रहा था सिंप्लीफाइड नोट्स, उसके ऊपर बोला है। आप लोग अगर पढ़ोगे ना सर, आप देखोगे कि मैक्सिमम पॉइंट्स कवर अप हो चुका है और जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है उसी रेलिवेंट में आपको मिलेगा। बट हाँ, थोड़ा थॉरो स्टडी जरूरी है, इसलिए मैं अगर आदत नहीं डालूंगा आप लोग भी वो आदत नहीं करोगे, आप लोगों को लगेगा हाँ हाँ सब हो गया। पता है मुझे मेहनत करने में सबको एकदम बुरा हाल। टाइम लिमिट तो हो गया। अच्छा, ख्याल रखना मैम आएगा। ठीक है, मैं देख लूंगा। So where supply of service ceases before its completion, section 31 subsection 6 बोलते हैं कि in a case where the supply of service ceases under a contract before the completion of the supply, the invoice shall be issued at the time when the supply ceases, and such invoice shall be issued to the extent of the supply made before such cessations. That means मैंने कहता है कि where supply of service ceases before its completion, मैंने कंप्लीट होने से पहले सब सर्विस को बंद किया गया, तो ऐसे हालत में अगर सर्विस बंद हो जाते तो इनवॉइस भी इशू हो जाना चाहिए ना, क्योंकि पेमेंट होगा सरकार को भी मिलेगा। तो वही कहता है कि इन केस वेयर द सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई कंप्लीट नहीं हुआ बट कॉन्ट्रैक्ट के कारण कंप्लीट हो गया, द इनवॉइस शैल बी इशूड एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस, इनवॉइस कब इशू कर देना चाहिए? जब तुम्हारा सप्लाई सीज हो रहा है। अगर सप्लाई सीज हो रहा है तो सच इनवॉइस शैल बी इशूड टू द एक्सटेंट ऑफ द सप्लाई मेड बिफोर सच सीजेशन, यानी जब सीज हो रहा है उससे पहले जब तक जितना तक सप्लाई हुआ है उतना तक का इनवॉइस रेज करो और उसके ऊपर जितना भी GST वैल्यू है गवर्नमेंट के घर में पे करो और कंप्लीट करो कॉन्सेप्ट। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जैसे आजकल बहुत चलता है गुड सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, इसके ऊपर अकाउंटिंग एंट्री भी होता है ना सर, चैप्टर भी होता है फाउंडेशन लेवल में, और आजकल तो हो ही रहा है। वेयर द गुड सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, फाउंडेशन से हटा दिया बट कॉन्सेप्ट नहीं हटा है सर, कॉन्सेप्ट इज देयर। हाँ, कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा, पहले एक नाम चैप्टर के नाम पे होता था, शायद नाम पे नहीं है बट काम तो है। वही मैम मुझे एक दिन बोल रहा था कि ये चैप्टर नहीं हटा दिया, कराए कि नहीं कराए, मैं तुम अगर नहीं कराओगे तो क्या दूसरे चैप्टर में उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा? इम्पैक्ट तो आएगा, करा दो, क्या है ना। तो तो मैम कभी कभी सोचते नहीं, अगर स्टूडेंट बोलेगा हम लोगों का नहीं है नहीं है करके, नहीं है नहीं है मैं देख लूंगा उसके बाद
When the goods being sent or taken on approval or sale or return basis are removed before the supply takes place and invoice shall be issued. कब करना चाहिए? Before or at the time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is earlier. बस यही सब चीजें थोड़ा याद रखना पड़ता है. ये सेल और रिटर्न बेसिस होता क्या है? जैसे आजकल आप लोग ऑनलाइन में नहीं करते हो, मिंत्रा से प्रोडक्ट ऑर्डर किया, आया, पहना, देखा, सेल्फी भी खींचा, नहीं आप नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोग तो करते हैं. आया, पहना, देखा, सेल्फी भी खींच लिया, पसंद नहीं आया, वापस. अरे वो लोग तो बोलते भी है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी के कारण होता है. मैं तो कोई भी चीज ऑर्डर करने से पहले देख लेता हूँ कि कितना दिन रिटर्न पॉलिसी है मेरा. And वो हाई का जो था जब 2000 ऐसा कुछ था वो सेलर कैसे बेचते नहीं उनका तो शिपिंग में 2 बार कॉस्ट खर्च हो. तो ये प्लेटफॉर्म पे लोग बेचते हैं, लोग अपने प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हो, तो तुम्हें अपना प्लेटफॉर्म मिलेगा, अपना चीज सेलेक्ट कर. मैं तेरा क्वेश्चन समझ गया. इसमें खुद का प्लेटफॉर्म मिलेगा. तो उधर पे रिटर्न पॉलिसी में लिखा था कि वी विल ओनली सेंड यू रिक्वेस्ट, हम रिफंड नहीं दे सकते और साथ ही के अंदर भी नहीं पड़ेगा इम्प्लीमेंट ऑर्डर. सर इसीलिए तो एक्चुअली देखो, तुम जिस ब्रांड के बारे में बोल रहे हो वो डायरेक्ट ब्रांड के बारे में कितना लोग जानते हैं? नहीं सर, वो तो स्किन का बोल रहे हो ना, वो तो एक्चुअली टाइटन का है, ठीक है, परफ्यूम ना टाइटन का है, स्किन जो ब्रांड है वो टाइटन टाइटन का ही है. लेकिन सर कितना लोगों को पता है वो टाइटन का है? और सबसे बड़ा बात एक्चुअली, नहीं सर, आप जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो. थोड़ा उतर के देखो, जमीन पे आओ, ठीक है. मैक्सिमम को नहीं पता. अच्छा ये जो स्किन जो परफ्यूम है कितना लोगों को पता था टाइटन का है? शायद जो यूज करते हैं उसे भी नहीं पता. सेकेंडली, परफ्यूम का ब्रांड, परफ्यूम के वेबसाइट के बारे में लोगों को नहीं पता, लेकिन मिंत्रा के बारे में लोगों को पता है, फ्लिपकार्ट के बारे में लोगों को पता है. फ्लिपकार्ट बेच रहा है वहीं से लेंगे, क्योंकि सर वो मिंत्रा बेच रहा है, अलग अलग परफ्यूम दे रहे हैं. हम फोन भी तो फोन ओरिजिनल वेबसाइट से ना खरीद के फ्लिपकार्ट से क्यों खरीद रहे हैं? बट मेरे को पसंद है वही पड़ेगा. तो हम तो डायरेक्टली कंपनी को वेबसाइट से भी खरीद सकते थे. तो फिर वाई फ्लिपकार्ट, वाई अमेजन? रिटर्न पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी जल्दी मिल जाता है ना. इसी का तो खेल खेलता है ये लोग. और इनका जो ये पॉपुलैरिटी बना है, ये पॉपुलैरिटी ब्रांड का नहीं है. ये जो एंटायर सर्विस सिस्टम ये लोग डेवलप किया है ना, ये सर्विस सिस्टम बाकी का नहीं है. और अगर तुम कॉस्टिंग का बात करोगे, नहीं सर कोई लॉस नहीं है. एक ब्रांड अपना शोरूम मेंटेन करने में जितना खर्चा लगाते हैं, ठीक है, वहां पर फ्लिपकार्ट अमेजन को कोई शोरूम नहीं मेंटेन करना पड़ा. गोडाउन कहीं पर भी ले, किस्टोपुर के अंदर गोडाउन है, किसको पता? और किस्टोपुर के अंदर गोडाउन का क्या भाड़ा है? मैं इसी को भाड़ा लेके कोई गोडाउन बना लेगा. एक 10,000 का भाड़ा में गोडाउन चलाता है, एक शोरूम का भाड़ा आ जाता है 4 से 5 लाख मंथली. बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है अगर वो लोग लॉजिस्टिक को मैनेज कर लिया तो. लॉजिस्टिक ही उन लोगों का सबसे डिफिकल्ट काम है. लेकिन लॉजिस्टिक बल्क जैसे बढ़ता रहता है, लॉजिस्टिक मैनेज हो जाता है. लेकिन इनका बेनिफिट इसी जगह में है कि इनको रियल एस्टेट लेवल में जो लैंड बिल्डिंग में खर्चा नहीं करना पड़ता. दाम तो लैंड बिल्डिंग का है, दाम तो लैंड बिल्डिंग का है. मैक्सिमम लोग अपना घर क्यों नहीं खरीद पाते, आज भी रेंट पे क्यों रहता है? क्योंकि लैंड का, बिल्डिंग का परचेस कॉस्ट सिटी में बहुत हाई है, वेरी हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग. यहाँ पर 30 से 40 लाख में गांव में एक 3 माला बिल्डिंग बन जाता है. यहाँ पर 30 लाख में एक 2 BHK प्रॉपरली नहीं आता है. अब इमेजिन कर लो, अगर गांव में किसी के पास 30 लाख है ना, वो इतना लैविश बिल्डिंग बनाएगा कि तुम जाके बोलेगा क्या बना दिया. और यहाँ पर 30 लाख में एक 2 BHK फ्लैट, वो भी सही जगह में, आसपास में कनेक्टिविटी हो, माथा खराब हो जाता है. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. और सिटी में क्यों फालतू में रियल एस्टेट में खर्चा बढ़ाया? बहुत सारा चीज है, धीरे धीरे पता लग जाएगा सर. तो मेरे को असली ग्रोवर बनना पड़ेगा. असली ग्रोवर एकदम सीधा सीधा बोलता है, ठीक है, बच्चे लोगों को एकदम डाउन कर देता है, ठीक है.
वो बोलेगा ये मेरे पास ये प्लान है वो प्लान है, भाई तेरा ये ना टिकेगा नहीं भाई, ऐसा करके बोलेगा। ठीक है, चलो बोलो नहीं टिकेगा। एक जन बोल रहे हैं कि डिलीवरी करेगा लोगों की किचन से खाना उठा के, मैंने नॉर्मल फैमिली से, और शहर में अलग अलग लोगों को खाना देगा, जैसे कि पीजी वगैरह में सप्लाई करेगा। तो एक जन बोल रहे पिच दे रहे कि डिलीवरी कॉस्ट कितना आएगा, बोलते 60 रुपया। तो बोलते हैं 60 रुपए में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इतना तो नहीं होगा, तो नॉर्मली 30-40 होने से ठीक है। तो बोले 25 टका हम चिप इन करेंगे। बोले चिप इन कहाँ से करेगा भाई, तेरा बाप का पैसा है क्या? ठीक है, चिप इन मैंने वो खुद के पॉकेट से देगा। तो खुद का पॉकेट का पैसा कहाँ से आएगा? ऐसे थोड़ी ना बिजनेस चलता है। मैं आपको खोल देना बोलता हूँ। रुक जरूर जरूर। ट्रेनिंग दी है इसको। आज ये लोग एक बार में कोई नहीं आया, मैं बस बार बार जा रहा हूँ आ रहा हूँ। अब लेटेस्ट में सृजित थोड़ा ट्रेनिंग लिया। मैंने कल तक अगर ये आके नहीं करता है तो पूरा बैम्बू हो जाएगा। मतलब मुझे टीचर कम गेट कीपर होना पड़ेगा। ऐसे कल से हो ही रहा हूँ। समझ में आया सर? तो ये रिटर्न पॉलिसी में बेसिकली B2B केस में ये सिस्टम है, बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, विच एवर इज हैप्पी। तो ऐसे सिस्टम डेवलप किया गया है। प्लीज एक बार आप लोग देखिए। देखिए और चीज देख लेते हैं। Particulars of tax invoice, section 31, subsection 1, clause 2, read with rule 46. As discussed earlier, there is no format prescribed for an invoice, but rules make it mandatory for an invoice to have the following fields. जैसे कि ये चीज मैं आपको ऑलरेडी दिखा दिया कि एक इनवॉइस में होता क्या है। नाम होता है, एड्रेस होता है। पूछ रहा था ना कि नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, देखो बोल दिया। ऐसा कोई फॉर्मेट प्रेस्क्राइब नहीं है, बट क्या क्या होना चाहिए बोला है। कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सेडिंग 16 कैरेक्टर्स। सीरियल नंबर 16 नंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन वन और मोर मल्टीपल सीरीज, जिसमें अल्फाबेट हो सकता है, न्यूमेरल्स हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं, हाइफेन डैश स्लैश एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ यूनिक फॉर ए फाइनेंशियल ईयर। डेट ऑफ इशू, इफ द रिसिपेंट इज रजिस्टर्ड, उसका नेम एड्रेस। अच्छा अगर रजिस्टर्ड होगा उसी का नेम एड्रेस आएगा, अनरजिस्टर्ड का नेम एड्रेस। नेम एड्रेस तो हो सकता है, जीएसटी नंबर तो नहीं मिलेगा। जीएसटी नंबर तो जीएसटी रजिस्टर्ड होने पे ही होता है। यूआईएन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द रिसिपेंट, ये सब। इफ रिसिपेंट इज अनरजिस्टर्ड एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 50,000 और मोर, मतलब जिसको सप्लाई किया जा रहा है वो अगर अनरजिस्टर्ड है और उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 से ज्यादा है, तो इनवॉइस में नेम एड्रेस रिसिपेंट एंड एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलॉन्ग विद द नेम ऑफ स्टेट एंड इट्स कोड होना चाहिए। अगर 50,000 से कम है, अनरजिस्टर्ड रिसिपेंट मे स्टिल रिक्वेस्ट द अफोर्ड डिटेल्स टू बी रिकॉर्डेड इन द टैक्स इनवॉइस। माने 50,000 के नीचे होने से मैंडेटरी नहीं है, बट वो रिक्वेस्ट करके बोल सकते कि भाई मेरा भी सारा चीज डाल दो, ताकि चीजें पहुंचने में दिक्कत ना हो। तो ये सब क्या है सर? कुछ नहीं है, बेसिक चीजें है ना सर। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कुछ नहीं है, एग्जाम में आएगा तो हम लोग एकदम। HSN कोड पढ़ाया सर। नेक्स्ट क्लास ना मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा ना ई इनवॉइसिंग के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा सर? ई इनवॉइसिंग। ये थोड़ा सा जरूरी चीजें हैं। अभी तो अकाउंट्स का क्लास है मैम का, आप लोग कर लो। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ई इनवॉइसिंग बताता हूँ। ई इनवॉइसिंग क्या होता है आजकल, मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग जो होता है किसके लिए मैंडेटरी है, किसके लिए एग्जेम्प्टेड है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है। बाकी इस चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर के अंदर जितना भी आपको एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस मिले प्लीज गो थ्रू करिए। इसके ऊपर मैंने 2 क्लास करवाया, ठीक है। आप लोग एक बार गो थ्रू करिए, क्वेश्चन आंसर और एग्जाम्पल्स को पढ़िए। जहां पर डाउट है मुझे पूछिए। नेक्स्ट क्लास में मैं ई इनवॉइसिंग पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूंगा। इन द मीन टाइम आप लोग थोड़ा सा अपने मर्जी से प्लीज पढ़ के आइए, ताकि इस चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर, एग्जाम में पूछता है इनवॉइसिंग से क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज इग्नोर ना करें। ठीक है सर। अच्छा, जिन लोगों का मैम का क्लास है, मैम लिंक शेयर करेंगे आप लोगों को, आप मैम के लिंक में ज्वाइन करेंगे, ऑनलाइन में जो लोग करेगा। ठीक है, ओके सर। यस सर। ओके सर, बाय फिर। बाय सर। बाय बाय सर। सर। Bye. एक सेकंड मैम को पूछ लेना। ए बोची স্বাগত করবে না তো নাকি? ঠিক আছে।